बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू द नेक्स्ट लेक्चर ऑफ कंप्यूटर साइंस फॉर 9th क्लास। आज के हम इस लेक्चर के अंदर एल्गोरिदम्स के बारे में देखेंगे। हम ये पढ़ेंगे कि एल्गोरिदम्स बेसिकली होते क्या हैं, एल्गोरिदम्स की डेफिनेशन हम देखेंगे। फिर हम रोल ऑफ एल्गोरिदम इन प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर एल्गोरिदम का क्या रोल होता है। Then we discuss about the formulation of an algorithm, then how we can formulate an algorithm. Then we discuss example of algorithm, then efficiency of an algorithm. Then we discuss difference between algorithm and flowchart. We already discussed flowchart in previous lecture. Now we just discuss comparatively with an algorithms. तो आज के हम इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं कि हमारा आज का ये लेक्चर क्या है। इस लेक्चर को सुनने से पहले मेरी ये बात अपने माइंड में रखिएगा। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग स्टार्ट विद एन एल्गोरिदम। कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, कंप्यूटर की प्रॉब्लम सॉल्विंग एल्गोरिदम से स्टार्ट होती है। ठीक है, तो एल्गोरिदम जो हमारे पास है तो इट्स अ फंडामेंटल पार्ट ऑफ कंप्यूटर साइंस। अगर हम कंप्यूटर साइंस की बात करें तो ये हमारा बुनियादी जुज़्व है एक एल्गोरिदम। तो हमने इस एल्गोरिदम को गौर से देखना है कि एल्गोरिदम कैसे बनाए जाते हैं, और मैं इसके आप लोगों को बेनिफिट्स भी बताऊंगा कि क्यों ये फंडामेंटल पार्ट है, क्यों एल्गोरिदम्स बनाए जाते हैं, वाई नॉट डायरेक्टली प्रोग्राम क्यों नहीं बनाया जाता। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आज हम इस लेक्चर के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आइए हम स्टार्ट करते हैं एल्गोरिदम से। व्हाट इज़ एल्गोरिदम, इसकी डेफिनेशन क्या है। एल्गोरिदम बेसिकली, अगर मैं यहाँ से तो हम देखते रहेंगे, एल्गोरिदम इज़ कंप्लीट सेट ऑफ स्टेप इफ़ वी फॉलोड। अगर हम उन स्टेप्स की पैरवी करें, वी कैन अकॉम्प्लिश आवर टास्क, तो हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। इट्स मीन कि कहने का मतलब ये है कि एल्गोरिदम हमारे एक सेट्स का मजमूआ है, स्टेप्स हैं, जो अगर हम उन स्टेप्स को वन बाय वन करके परफॉर्म करते जाएं तो एंड तक जब हम पहुंचेंगे तो हमारा काम मुकम्मल हो चुका होगा। दैट्स व्हाई वी डिफाइंड एन एल्गोरिदम इज अ कंप्लीट सेट ऑफ स्टेप इफ़ वी फॉलोड वी कैन अकॉम्प्लिश आवर टास्क। तो हम अपना काम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। ये बात याद रखिएगा कि एल्गोरिदम के लिए, कंप्यूटर एल्गोरिदम के लिए ये ज़रूरी है कि हमारे जो सेट ऑफ स्टेप्स हैं वो लिमिटेड हों। लिमिटेड मीन कि हमारे पास, जब हम बात करते हैं लिमिटेड की, मैं लिमिटेड का वर्ड इसलिए यूज़ कर रहा हूँ कि हमारे पास कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो ऐसे स्टेप्स होते हैं जो अनलिमिटेड होते हैं, या फिर अगर हम ये कहें कि हमारे पास मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि फिनाइट सेट ऑफ स्टेप्स होने चाहिए। ठीक है, तो जो हमारे पास इनफिनाइट होते हैं कि हमारे पास ख़त्म ही नहीं हो रहे। ठीक है, अगर हम एल्गोरिदम की बात करें तो समटाइम ये सवाल पूछा जाता है कि हमारा क्या है, एल्गोरिदम शुड बी फिनाइट और इनफिनाइट। तो एल्गोरिदम शुड बी फिनाइट, कि एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, फिनाइट होना चाहिए, महदूद होने चाहिए इसके स्टेप्स। अगर महदूद नहीं होंगे वी कैन नॉट सॉल्व आवर प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम कभी भी सॉल्व नहीं होगी, हमारी प्रॉब्लम जो है मज़ीद वो चलती रहेगी। तो इसलिए मैं यहाँ बात कर रहा हूँ कि एल्गोरिदम क्या होना चाहिए, हमारा फिनाइट स्टेप्स होने चाहिए। पहली बात हमने की, एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे स्टेप्स का क्या है, सेट है। अगर हम उन स्टेप्स को फॉलो करते हैं तो हम अपना काम क्या कर सकते हैं, कंप्लीट कर सकते हैं। तो जो हमारा एल्गोरिदम होता है ये बेसिकली हमारी नेचुरल लैंग्वेजेस के अंदर, जो हमारी सिंपल लैंग्वेजेस होती हैं, इंग्लिश लाइक वर्ड्स के अंदर लिखा जाता है ताकि ये हमारे लिए ईजिली अंडरस्टैंडेबल हो। फॉर एग्ज़ाम्पल, अभी यहाँ पे एक चाय की एग्जांपल दी गई कि हमने एक चाय बनानी है, तो हर एल्गोरिदम का स्टार्ट होता है और उसका एंड होता है, ये याद रखिएगा। तो हम उसको स्टार्ट करते हैं कि फ़र्स्ट ऑफ ऑल हमने टेक अ कैटल, हमने कैटल उठाई। ठीक है, उसके बाद पोर वाटर इनटू इट, उसके अंदर पानी डाला। तीसरे नंबर पे हम क्या कह रहे हैं, पुट द कैटल ऑन फायर, उसको आग के ऊपर रखा, उसके अंदर शुगर और मिल्क डाला। देन उसका वेट किया कि वो बॉयल हो जाए। जब वो बॉयल हो गई तो उसको हमने वहाँ से उठा लिया। तो हमारी एक चाय तैयार करने के लिए, ठीक है, तो जो हमारा एक एल्गोरिदम है फॉर टी प्रिपरेशन, कि एक टी प्रिपेयर कर रहे हैं, टी चाय बना रहे हैं, तो ये उसका एक एल्गोरिदम है।
तो हम इसी तरह जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो कंप्यूटर प्रोग्राम बन रहा होता है, सॉफ्टवेयर बना रहा होता है, उसके भी स्टेप्स हम क्या कर लेते हैं अपने इसी तरह के अल्फाज में लिख लेते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, एल्गोरिदम कहलाता है। ठीक है, होप सो आप लोगों के लिए ये समझ आ गई होगी कि ये इसकी डेफिनेशन है। आप लोगों ने इसकी एग्जांपल के साथ जब भी अगर आपके एग्जाम में डेफिनेशन आती है डिफाइन एल्गोरिदम, तो यू कैन राइट दैट एन एल्गोरिदम इज़ अ सेट ऑफ स्टेप्स टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। अगर यहाँ से लिखना है तो ठीक है, अदरवाइज जो मैंने वर्ड बोले ऑलरेडी आप उसे भी नोट डाउन कर सकते हो। ठीक है, इट इज़ रिटन इन अ नेचुरल लैंग्वेज सो इट इज़ ईजीली अंडरस्टैंडेबल बाई ह्यूमन। तो इंसान के लिए समझना क्या होता है, बहुत आसान होता है। जैसे अभी हमने चाय की एग्जांपल ली, ठीक है, कि एक चाय कैसे बन रही है। इसी तरह एक एल्गोरिदम का क्या रोल है प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर। ठीक है, एल्गोरिदम बेसिकली हमारा क्यों इतना इम्पोर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी ये कहा कि हमारा जो एल्गोरिदम है एज ए कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ सोल्यूशन, कि एक सोल्यूशन की कंप्लीटली डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, कि उसकी डिस्क्रिप्शन हमारे पास जब हम क्या करते हैं कोई भी एक प्रोग्राम बना रहे होंगे तो उसकी पहले कंप्लीट डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे कि ये इस तरह की, यहाँ पे हमने इनपुट देना है, यहाँ हमारी आउटपुट होगी, यहाँ हमारे क्या होगी, डिसीजन मेकिंग होगी, जैसे हम पीछे फ्लो चार्ट के अंदर देख चुके हुए हैं। ठीक है, तो इसी तरह हमारे ये जो एल्गोरिदम है ये बेसिकली एक कंप्लीट डिस्क्रिप्शन है एक सोल्यूशन की। तो कंप्यूटर प्रोग्रामर क्या करते हैं, हमेशा पहले एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर उसी एल्गोरिदम को ट्रांसलेट करते हैं किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर। मैं आप लोग को एल्गोरिदम की एक और इम्पोर्टेंस बताता जाऊँ। ये चीज़ आप लोग के जो मैं भी कंसेप्ट की बात कर रहा हूँ ये आप लोग के लेट जब तक आप कंप्यूटर साइंस पढ़ते रहेंगे तो ये आपके माइंड में यही रिपीट होते रहेंगे। मैं एक सवाल का जवाब देना चाह रहा हूँ, वाई यू राइट एल्गोरिदम इंस्टेड ऑफ प्रोग्राम इन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो बच्चे कुछ ऐसी प्रॉब्लम्स होती हैं जो जेनेरिक होती हैं। जेनेरिक का मतलब ये है कि हर बंदा जो है ना उसको हर बंदे के लिए इस्तेमाल होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल एक ऐसी टेक्निक है जिसके ज़रिए मैं डाटा को क्या कर सकता हूँ, सॉर्ट कर सकता हूँ, तरतीब दे सकता हूँ। मेरे सॉर्टिंग के क्या हैं, डिफरेंट प्रोग्राम हो सकता है। अब जिसने ये सॉर्टिंग की टेक्निक्स बताई हमें कि आप लोग डाटा को इस तरीके से क्या कर सकते हो, तरतीब दे सकते हो, सॉर्ट कर सकते हो, या फिर हम सर्चिंग की बात कर लें कि आप डाटा में से इस तरह वैल्यू को क्या कर सकते हो, सर्च कर सकते हो। उन्होंने सर्च के हमें डिफरेंट तरीक़ेकार बताए, सर्च के उन्होंने डिफरेंट मेथड बताए। ठीक है, अब उन्होंने जो है उन सर्च मेथड को हमें एल्गोरिदम लिख के बताए, प्रोग्राम नहीं लिखे। मेरी बात समझिएगा कि बच्चे मैं ये कह रहा हूँ जिन्होंने ये जेनेरिक इस तरह के सॉफ्टवेयर बनाए, जिनको अभी तक प्रोग्राम बनाए, जिन्होंने अभी तक हम यूज़ कर रहे हैं, जिन्होंने ये टेक्निक्स बताई कि हमें सर्चिंग टेक्निक्स बताई, हमें सॉर्टिंग टेक्निक्स बताई, तो उन टेक्निक्स के, उन तरीक़ाकार के, उन मेथड्स के उन्होंने हमें एल्गोरिदम्स लिख के दिए। उन्होंने हमें एल्गोरिदम लिख के दिए, प्रोग्राम लिख के नहीं दिए। अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि एल्गोरिदम क्यों। ठीक है, जो हमारे एल्गोरिदम की बात करते हैं तो एल्गोरिदम क्यों, प्रोग्राम क्यों नहीं। उन्होंने अपना प्रोग्राम क्यों नहीं लिखे? क्या उनको प्रोग्राम नहीं आते थे? क्या उनको कोई लैंग्वेज नहीं आती थी? ये ऐसी बात नहीं है। ठीक है, दे आर एक्सपर्ट पीपल, वो एक्सपर्ट लोग थे। बट क्योंकि जब हम एक एल्गोरिदम लिखते हैं वो एक जेनेरिक हमारे इजीली अंडरस्टैंडेबल होता है, नेचुरल लैंग्वेज होता है, तो उस एल्गोरिदम को हम किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर ट्रांसलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर किसी ने एक एल्गोरिदम लिख दिया कि जी सर्चिंग का, कि आपने अपने डाटा को जो सर्च करना है वो इस तरीके से करना है, अब मैंने उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। अब मुझे अगर लैंग्वेज आती है C++, तो मैं उसका प्रोग्राम C++ के अंदर लिख लूँगा। अगर मुझे लैंग्वेज आती है जावा, तो वो मैं प्रोग्राम जावा के अंदर लिख लूँगा। ठीक है, एल्गोरिदम से मुझे तरीकाकार और स्टेप्स पता चल गए हैं। मैं उसी एल्गोरिदम को किसी भी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकता हूँ। मैं C++ के अंदर कर सकता हूँ, जावा के अंदर कर सकता हूँ, पैथॉन के अंदर कर सकता हूँ। जो मुझे लैंग्वेज समझ आएगी, मेरे लिए ईजी होगी, मैं उसी को क्या करूँगा, उसके अंदर इम्प्लीमेंट कर लूँगा। तो इसीलिए मैं कहता हूँ कि हमारे जो एल्गोरिदम होते हैं ये एक जर्नल सिंटैक्स होता है, हमारी डिस्क्रिप्शन होती है, कंप्लीट हमें बताया होता है कि किस तरह आपने काम करना है। तो उसी वो काम जो हमें उन्होंने बताया होता है, स्टेप्स लिख के बताए होते हैं, वो हम किसी भी लैंग्वेज के अंदर इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। सो एल्गोरिदम प्ले इम्पोर्टेंट रोल, वेटर रोल इन द प्रॉब्लम सॉल्विंग। तो प्रॉब्लम सॉल्विंग के अंदर किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमारे एल्गोरिदम का बहुत अहम रोल होता है, बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। ठीक है, तो यहाँ पे अब जो अपनी ये
आपकी स्लाइड्स के ऊपर जो आप लोगों को लिखा हुआ नज़र आ रहा है, या आप अपनी बुक फॉलो करोगे, ये बुक से ही डाटा लिया गया है, तो वहाँ पे भी आप लोग को यही बातें लिखी होंगी। ठीक है, अब मैं आप अगर एक दफ़ा आप लोग रीड आउट करेंगे तो मेरे ख्याल में अब आप लोगों को समझ आ जाना चाहिए। तो जो हमारे प्रोग्रामर होते हैं, ठीक है, वो क्या करते हैं, पहले उनके पास की प्रॉब्लम आती है तो उस प्रॉब्लम का फ्लो चार्ट बनाते हैं। फ्लो चार्ट के बाद वो किसकी तरफ आते हैं, एल्गोरिदम की तरफ, उसका एल्गोरिदम लिखते हैं, फिर हमारा कंप्यूटर प्रोग्राम लिखते हैं, यानी स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। तो ये बेसिकली किसका क्या था हमारे पास, एल्गोरिदम प्ले एन इम्पोर्टेंट और विटल रोल इन अ प्रॉब्लम सॉल्विंग। ठीक है, तो इसलिए हम ये कहते हैं क्यों इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। इट इज़ अ कंप्लीट डिस्क्रिप्शन ऑफ द सोल्यूशन। यूजुअली कंप्यूटर प्रोग्राम फर्स्ट राइट एन एल्गोरिदम एंड देन ट्रांसलेटेड इट इनटू द कोड ऑफ सम प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर वो क्या कर सकते हैं, उसका कोड लिखा जा सकता है। ठीक है, इसी तरह हम जो हमारे एल्गोरिदम के इंग्रेडिएंट्स हैं, एल्गोरिदम के अंदर क्या क्या हो सकता है कि एक एल्गोरिदम हम कैसे बनाते हैं, तो उसकी कौन कौन सी कीवर्ड्स यूज़ होंगे, कौन सी नोटेशंस हैं। ठीक है, कि एक एल्गोरिदम लिखने के लिए मेरे बच्चे देखें, हर एल्गोरिदम का स्टार्ट और स्टॉप तो होगा, हर एल्गोरिदम स्टार्ट भी होगा और उसका एंड भी होगा, क्योंकि मैंने आप लोगों को बताया कि उसका जो फिनाइट नंबर ऑफ स्टेप्स होंगे, महदूद होंगे, इसलिए उनका स्टॉप करना लाजमी है। ठीक है, इसी तरह इनपुट। अब आप लोग जैसे पीछे फ्लो चार्ट के अंदर भी पढ़ चुके हो, मैं आप लोगों को डिटेल के अंदर बता चुका हूँ। इनपुट क्या होती है कि कोई भी चीज़ हम कंप्यूटर को दे रहे हैं, इट इज़ यूज टू गेट द इनपुट फ्राम अ यूज़र। यूज़र से हम कोई भी चीज़ ले रहे हैं, ठीक है, तो वो हमारी क्या करती है, उसको फिर हम लेके किसके अंदर स्टोर करते हैं, अपनी कंप्यूटर मेमोरी में स्टोर करते हैं, तो वो हमारी क्या कहलाती है, इनपुट कहलाती है। ठीक है, इसके बाद सेट। सेट क्या होता है, देखिए हमने एक वेरिएबल बनाया सपोज ए के नाम का, तो मेमोरी के अंदर कंप्यूटर की जो मेमोरी है, प्राइमरी मेमोरी, वहाँ ए के नाम की एक जगह बन गई। अब मैं ए को कोई वैल्यू असाइन कराना चाह रहा हूँ, ए इज इक्वल टू 10, तो मैं ए को सेट कर रहा हूँ, इनिशियलाइज कर रहा हूँ किससे, वैल्यू 10 से। बाद में मैं उसकी वैल्यू अपडेट भी हो सकती है, जैसे आगे मैंने दोबारा फार्मूला लगा दिया, ए इज इक्वल टू ए प्लस बी या ए मल्टीप्लाई बाय बी, तो ये ए की वैल्यू क्या कर रहे हैं, हम सेट कर रहे हैं, फिर उसको कंप्यूटर मेमोरी में क्या करते हैं, हम स्टोर करते हैं। तो इट इज़ यूज टू गिव द नेम टू डाटा इन द कंप्यूटर मेमोरी। इट इज़ आल्सो यूज टू अपडेट द वैल्यू ऑफ एग्जिस्टिंग डाटा। तो जो हमारा डाटा क्या है, ऑलरेडी मौजूद है, उसको हम क्या करते हैं, चेंज भी कर सकते हैं। ठीक है, अपडेट भी हो सकता है। तो जो भी हमारी कंप्यूटर मेमोरी है, उसका कोई ना कोई, मैंने आपको बताया कि नेम देने के लिए, सेट करने के लिए क्या होता है, ये यूज़ होता है। जैसे आगे एग्जाम्पल एल्गोरिदम की देखेंगे तो आप लोगों को मैं समझा दूंगा कि कैसे सेट हो रहा है। इफ एल्स, इसके बाद हमारे पास जब हम एल्गोरिदम बनाते हैं, अपनी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरी ये प्रॉब्लम है, मैं कहता हूँ कि मेरा कंप्यूटर प्रोग्राम इस तरह का होना चाहिए कि मैं उसको स्टूडेंट्स के मार्क्स दूँ और वो मार्क्स देख के मुझे बता दे कि स्टूडेंट्स का ग्रेड कौन सा है। ठीक है, अब कैसे बताएगा उसका ग्रेड कौन सा है, कैसे चेक करेगा, तो मैं उसको कंडीशन खुद बताऊँगा ना कि भाई अगर उसके मार्क्स 80 से ज़्यादा हैं तो उसको ए ग्रेड दे दे, कह दे कि ये 80 ग्रेड है, ए ग्रेड है। अगर उसके 80 से कम है और 70 से ज़्यादा है तो बी ग्रेड है, सो ऑन। तो मुझे क्या लगानी पड़ेगी, वहाँ कोई ना कोई कंडीशन लगानी पड़ेगी। इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 80 देन ग्रेड इज इक्वल टू ए, इफ़ मार्क्स इज ग्रेटर देन 70 देन ग्रेड इज इक्वल टू बी। तो ये हमारे पास कंडीशनल स्टेटमेंट्स होती हैं, जो डिसीजन मेकिंग स्टेटमेंट्स होती हैं हमारी, ये भी एल्गोरिदम का हिस्सा होती हैं, जहाँ हमें कंडीशन लगानी हो, ठीक है, कंडीशन चेक करनी हो, वहाँ हम क्या लगाते हैं, कोई ना कोई ये इफ एल्स यूज़ करते हैं। इसी तरह गो टू स्टेटमेंट, जो गो टू स्टेटमेंट का क्या मतलब है, देखो जैसे उसका नाम बता रहा है गो टू, तो इसका मतलब है हम उसे कह रहे हैं किसी, जैसे सपोज पॉइंट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब मैंने लाइन 8 के अंदर लगा दिया गो टू 1, इसका मतलब है वो दोबारा कहाँ चला जाएगा, स्टेप 1 के ऊपर रिपीट करने के लिए। तो ये मोस्टली हमारे किसके अंदर होता है, लूप्स वगैरह के अंदर यूज़ होते हैं। ठीक है, ये कंट्रोल स्ट्रक्चर है, जो हमारे जो कंट्रोल एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र हो रहा होता है, मीन के एक स्टेटमेंट से दूसरी स्टेटमेंट पे ऊपर, फिर दूसरी से तीसरी पे कंट्रोल जा रहा है, तीसरी से चौथी के ऊपर जा रहा है, उसको एग्जीक्यूट कर रहा है। तो हम उसे वापस कह रहे हैं कि भी कंट्रोल 8 से दोबारा कहाँ पे चला जाए, 1 पे चला जाए। वो हम किसी कंडीशन की बेस पर भी लगा सकते हैं, सिंपल भी लगा सकते हैं। तो ये गो टू स्टेटमेंट भी हमारे एक एल्गोरिदम का हिस्सा होती है। इसी तरह आउटपुट जो हमारा रिजल्ट होता है, जो हम उसको डिस्प्ले करने के लिए यूज़ करते हैं, वो हमारा क्या कहलाता है, आउटपुट कहलाता है। ठीक है, तो इट इज़ यूज टू डिस्प्ले द वैल्यूज़ वगैरह को डिस्प्ले करने के लिए क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। इसी तरह स्टॉप, जैसे मैंने बताया कि एल्गोरिदम स्टार्ट होगा तो उसका क्या होगा, स्टॉप भी होगा। तो ये हमारे पास क्या थी, कुछ कीवर्ड्स थे जो एल्गोरिदम के अंदर क्या होते हैं, हमारे यूज़ होते हैं। आइए एग्जांपल देखते हैं।
ये एग्जांपल्स हम पहले फ्लो चार्ट के अंदर डिस्कस कर चुके हुए हैं कि हमने यहाँ पे, अभी ये स्टेप्स को भूल जाइएगा, हम खुद लिख रहे हैं, हमने खुद लिखने हैं कि क्या है, टू फाइंड सम प्रोडक्ट एवरेज ऑफ 5 गिवन नंबर्स। कहता है कि 5 नंबर लेने हैं और उनका क्या निकालना है, आपने सम भी लेना है, प्रोडक्ट भी लेना है और एवरेज भी निकालना है। तो हम स्टेप्स लिख लेते हैं। पहले स्टेप में हम क्या करेंगे, हमने नंबर लेने हैं, तो हम यहाँ पे कह देंगे इनपुट। ठीक है, कोई चीज़ ले रहा होता है ना कंप्यूटर को, हम दे रहे होते हैं, इनपुट कहलाती है ना, इनपुट नंबर, वो 5 नंबर ले लेंगे, नंबर 0, नंबर 1, नंबर 2, सो ऑन नंबर 4 तक। 0 से स्टार्ट हो रहा है तो 4 तक जाएगा। ठीक है, N0, N1, N2, N3, N4, तो इन्हीं नाम की कंप्यूटर के अंदर मेमोरी भी बनेगी, जगह भी इसी के नाम की होगी। इसी तरह स्टेप 2, अब हमें सम, आगे क्या कहा है इसने, सम निकालना है। नंबर आ गया हमारे पास, अब सम निकालना है। तो सेट, भाई इस सम की वैल्यू को सेट करो, जो हमने एक वेरिएबल बनाया है सम के नाम का, SUM सम। तो इसको कैसे सेट करो कि इस तरह सेट करो कि नंबर 1, नंबर 0, N0 प्लस N1 प्लस N2 प्लस N3 प्लस N4। तो इनको कैलकुलेट करके जमा करके हम क्या कर रहे हैं, इसके अंदर इसकी यही वैल्यू असाइन करा रहे हैं किसको, सम को। तो ये मैंने आप लोगों को बताया ना कि वैल्यू जैसे असाइन करा रहे होते हैं, तो ये हम उसको क्या कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं, सम की वैल्यू को सेट कर रहे हैं। उन 5 नंबर को जमा करके, ठीक है, वो किसको असाइन करा रहे हैं, सम को। तो इसको सेट कर रहे हैं, यानी सम को सेट कर रहे हैं उन 5 वैल्यूज़ के एडिशन के साथ। इसी तरह प्रोडक्ट, सेट प्रोडक्ट हम करेंगे, उनको मल्टीप्लाई करके प्रोडक्ट वाले वेरिएबल को असाइन कर रहे हैं। इसी तरह एवरेज कि उनको जमा 5 नंबर को जमा करके 5 पे डिवाइड करके जो रिजल्ट आएगा किसको असाइन करा रहे हैं, हम एवरेज को। तो ये हम स्टेप्स लिखते जा रहे हैं। हमने सम कैलकुलेट किया, प्रोडक्ट कैलकुलेट किया, एवरेज कैलकुलेट किया। अब हमें क्या है, कैलकुलेशन हो गई, हमारी प्रोसेसिंग हो गई। ये 3 स्टेप, 3, 4, 5, ये जो स्टेप्स हैं मेरे ऊपर वाले। स्टेप 2 इनपुट स्टेटमेंट है हमारी, स्टेप 3, 4, 5 ये हमारी प्रोसेसिंग स्टेटमेंट्स हैं, जिसके अंदर क्या हो रही है, प्रोसेसिंग हो रही है, कोई काम हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपने इसी का फ्लो चार्ट बनाना हो तो आपके लिए ताकि आसानी हो जाएगी। इसी तरह हमारे पास स्टेप 4, 6 के अंदर हम आउटपुट शो करा रहे हैं। तो आउटपुट यानी आप जो हमारे कैलकुलेट कर चुके हैं सम, प्रोडक्ट और एवरेज, वो हमने आउटपुट डिस्प्ले कराना है। तो हमने लिख दिया आउटपुट, जो हमने स्क्रीन के ऊपर शो कराना होता है हमारा आउटपुट होता है सम, प्रोडक्ट एंड एवरेज। तो उनकी वैल्यू क्या करा देगा, स्क्रीन के ऊपर डिस्प्ले करा देगा। और इसका एल्गोरिथम का हम क्या कर रहे हैं, एंड कर रहे हैं। इसी तरह एक्सेलरेशन, जैसे हमने कल उसके अंदर फ्लो चार्ट वाले लेक्चर के अंदर देखा, टू फाइंड एक्सेलरेशन ऑफ द मूविंग ऑब्जेक्ट विद गिवन मास एंड फोर्स। इसका मतलब मास लेना है और फोर्स लेनी है और उसका एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर लेना है। तो स्टार्ट होगा उसी तरह एल्गोरिथम, इनपुट कराना है नंबर्स। ठीक है, यहाँ हमारे पास मास एंड फोर्स, तो नंबर टाइप के हमने क्या लेने हैं, मास और फोर्स ले लिया। अब उसको सेट कर रहे हैं किसके वेरिएबल को, एक्सेलरेशन। ये एक वेरिएबल का नाम ले लिया हमने। तो इसके अंदर हमारे पास सेट एक्सेलरेशन टू फोर्स ओवर मास। इसका मतलब है जब मैं क्या कर रहूँगा, प्रोग्राम लिख रहा हूँगा, तो मैं जो एक मेरे पास वेरिएबल का नाम होगा एक्सेलरेशन, सपोज हमने उसका नाम ए रखा हुआ है, तो ए इज इक्वल टू फोर्स डिवाइडेड बाई मास। तो इसका जो रिजल्ट आएगा वो ए में स्टोर हो जाएगा, या अगर मैं उसका नाम पूरा एक्सेलरेशन लिखा हुआ है तो उस एक्सेलरेशन में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम उसकी वैल्यू सेट कर रहे हैं। अब हमारा एक्सेलरेशन कैलकुलेट हो गया, अब हमें आउटपुट की जरूरत है, तो हम क्या करा रहे हैं, आउटपुट एक्सेलरेशन। तो उसकी वैल्यू क्या करा देगा, डिस्प्ले करा देगा। तो इसको एंड कर देंगे। इसी तरह हमारे पास ये एल्गोरिथम है टू फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूब। क्यूब का हमने क्या लेना है, एक वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो अब हमें उसकी एक साइड पता होगी तो हम उसका क्या कर सकते हैं, वॉल्यूम निकाल सकते हैं। तो इसी तरह हम इनपुट कराएंगे नंबर साइड, कि भाई साइड इंटर करो। फिर हम कह रहे हैं सेट वॉल्यूम इज इक्वल टू, यानी वॉल्यूम के नाम का हमने एक क्या ले लिया, वेरिएबल ले लिया, टू साइड मल्टीप्लाई बाई साइड मल्टीप्लाई बाई साइड, जो ऊपर हम ले चुके होंगे 3 दफ़ा मल्टीप्लाई करके वॉल्यूम में स्टोर करा रहे हैं। अब रिजल्ट हमारा कैलकुलेट हो गया, उसको हम शो करा रहे हैं आउटपुट वॉल्यूम। वॉल्यूम भाई क्या कर दो, शो कर दो। ये देखिए कि हम अपनी लैंग्वेज के अंदर सिर्फ पॉइंट्स लिखते जा रहे हैं। जैसे अभी हमने चाय बनाने के पॉइंट लिखे थे कि भाई डेगची उठाई, केटल उठाई, उसके बाद हमने उसको पानी डाला, उसको उसके ऊपर रख दिया, हमने चूल्हे के ऊपर रख दिया। तो ये सारे स्टेप उसी तरह हम यहाँ पे भी लिखते जा रहे हैं। तो फाइंड द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, कि एक पैरेललोग्राम का एरिया निकालना है। तो इसका मतलब है क्या स्टेप होंगे। ठीक है, हमारे इनपुट नंबर्स, बेस, हाइट के हमने यूज़र से क्या लेना है, बेस और हाइट लेनी है, और एरिया कैलकुलेट करना है। ठीक है, तो एरिया सेट एरिया टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट, तो यानी एरिया इज इक्वल टू बेस मल्टीप्लाई बाई हाइट हमने ये करना है, सेट करना है। आउटपुट एरिया, मैं आप लोगों को प्रोग्राम की एग्जांपल भी दिखाऊंगा, होप सो कि अभी आप लोगों का C++ से कोई कंसर्न नहीं है, लेकिन मैं आप लोगों को C++ के अंदर एक बना प्रोग्राम दिखाऊंगा, जो इसी जो हम यहाँ एल्गोरिथम देख रहे हैं, इन्हीं एल्गोरिथम का एक बना हुआ प्रोग्राम दिखाऊंगा कि इन्हीं स्टेप्स को हमने वहाँ पे इंप्लीमेंट किया हुआ होगा। ठीक है मेरे बच्चे, तो आप लोगों को होप सो ये चीज़ें क्या आ रही होंगी, समझ आ रही होंगी। अगर फिर भी कोई इशू है तो आप लोगों ने जब ये लेक्चर सुन रहे होंगे तो नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप लोग का अगर कोई पॉइंट रह जाता है तो आप मुझसे क्लियर कर सकते हैं।
ठीक है, यहाँ पे देखें कि ये हमारे पास एग्जांपल ऑफ एल्गोरिथम के अंदर टू डिस्प्ले द लार्जर वन आउट ऑफ 3 गिवन नंबर के 3 नंबर लेने हैं और उसके बाद हमारे पास उनमें से बड़ा दिखाना है। जैसे हमने कल फ्लो चार्ट में भी किया था कि हमने स्टार्ट किया इनपुट नंबर्स n0 n1 n2, ठीक है, फिर बचे 3 नंबर लिया हमने, उसके बाद सेट लार्ज टू n0, लार्ज नंबर को हमने क्या सेट कर रहे हैं n0, पहला नंबर हमने बड़ा नंबर सेट कर लिया। इफ n1 इज ग्रेटर देन लार्ज सेट लार्ज टू n1, यानी अगर n1 बड़ा हो जाता है उस लार्ज से, क्योंकि लार्ज में पहला नंबर आ चुका है ना, अगर उससे बड़ा है n1 वाला यानी दूसरा नंबर बड़ा है तो लार्ज में क्या डाल देना है आपने, दूसरा नंबर n1। अब n1 अगर हमारे n2 बड़ा हो जाता है n1 से तो लार्ज में क्या डाल दो n2 और आखिर में उस लार्ज की वैल्यू डिस्प्ले कर दो, क्योंकि लार्ज में अब सबसे बड़ा आ चुका होगा। ठीक है, देखिए कि पहले n लार्ज के अंदर पहला नंबर होगा, अगर दूसरा नंबर पहले से बड़ा है, हम चेक कर रहे हैं, तो लार्ज में दूसरा डाल दो। अगर तीसरा नंबर दूसरे से भी बड़ा है तो लार्ज में क्या डाल देगा, तीसरा नंबर आ जाएगा। इसका मतलब लार्ज के अंदर सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा। तो ये हमारा एक एल्गोरिथम है। ठीक है, इसी तरह ये एक हम एल्गोरिथम लिख रहे हैं टू असाइन द ग्रेड टू सब्जेक्ट बेस्ड ऑन द अचीव्ड मार्क्स, जो मैं आपको शुरू में एक एग्जांपल दे चुका हूँ। ठीक है, आपने नंबर लेने हैं, ऑब्टेन मार्क्स लेने हैं और टोटल मार्क्स लेने हैं, उसकी परसेंटेज निकालनी है। ठीक है, अगर उस परसेंटेज की बेस पर हमने इनपुट कराया नंबर, ठीक है, नंबर टाइप का, ये नंबर जो हाँ लिखा हुआ ना इनपुट नंबर, ये डाटा टाइप है। ऑब्टेन मार्क्स के नाम मार्क्स लेने हैं, जो टोटल उसमें मार्क्स हासिल किए हैं, टोटल मार्क्स लेने हैं। देन हमने सेट परसेंटेज, उसकी परसेंटेज निकालनी है, ऑब्टेन मार्क्स डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स मल्टीप्लाई बाय 100। तो ये परसेंटेज कैलकुलेट होकर किसको मिल जाएगी, इस वेरिएबल को, परसेंटेज को, जो भी आपने उसका नाम रखा होगा, जैसे मैं अभी आप लोग को आगे बताऊंगा। इफ परसेंटेज इज ग्रेटर देन 80, अगर उसकी परसेंटेज 80 से बड़ी है तो सेट ग्रेड, तो इस ग्रेड वाले वेरिएबल को क्या दे दे, A+। इसी तरह ये सारी कंडीशन लगाई हुई हैं। ठीक है, अगर हमारे पास 50 से बड़ी है तो ग्रेड को क्या दे देगा, C। इसी तरह एल्स सेट ग्रेड टू F, एंड में हमारे पास क्या कर देगा, हमारे जो ग्रेड हैं, ठीक है, हमने कहा था कि हमारी जो डिसीजन मेकिंग होती है या इफ एल्स भी हम यूज़ करते हैं अपने प्रोग्राम के अंदर, जो हाँ हमें ज़रूरत होती है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या करेगा, अगर उसके 33 से बड़े हैं तो सेट ग्रेड E कर देगा, अदरवाइज उसको सेट ग्रेड वाले को F दे देगा कि वो उसका F ग्रेड है। और एंड में हमें किसकी वैल्यू शो करानी है, देखने के लिए कि इसका ग्रेड क्या है, तो ग्रेड की, तो आउटपुट ग्रेड, और उसको एंड कर दिया। इसी तरह टू फाइंड द इंटरेस्ट एंड ऑन एन अमाउंट, एक अमाउंट के ऊपर हमने क्या निकालना है, इंटरेस्ट निकालना है। ठीक है, जैसे कल हमने उसके फ्लो चार्ट में देखा मेरे बच्चे, अब हमें अमाउंट का पता होगा, उसके रेट का पता होगा कि क्या रेट है, और उसके ईयर का पता होगा, तो हम इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं। तो हमने इनपुट कराया नंबर अमाउंट, उसकी कितनी अमाउंट है, रेट कितना है और उसका ईयर्स कितने हैं। तो सेट प्लेन इंटरेस्ट, हम प्लेन इंटरेस्ट को सेट कर रहे हैं, यानी उसका फार्मूला लगा रहे हैं, जो भी वैल्यू कैलकुलेट होगी वो कहाँ पे आ जाएगी, अमाउंट मल्टीप्लाई बाई रेट ओवर 100 मल्टीप्लाई बाई ईयर, तो वो किस में आ जाएगी, प्लेन इंटरेस्ट में। तो हम उसको डिस्प्ले करा लेंगे। ठीक है, आउटपुट करा लेंगे प्लेन इंटरेस्ट में। तो यानी देखिए कि अब आप लोगों के लिए बहुत ईजी होगा कि हम ये तो अपनी ज़बान में हम स्टेप्स लिखते जा रहे हैं कि ऐसे ऐसे करना चाहिए हमें। अगर हमने कहीं उसमें जाना है, कहीं पढ़ने जाना है, यूनिवर्सिटी जाना है, तो हमें स्टेप्स उसके एल्गोरिथम के लिखने हैं, एल्गोरिथम बनाना है, तो कैसे लिखेंगे, तो हम लिखेंगे कि भाई घर से सुबह उठते हैं, ठीक है, फ्रेश होते हैं, नाश्ता करते हैं, उसके नाश्ता करना है, फिर उसके बाद जी गाड़ी में बैठना है, गाड़ी से फिर हम यूनिवर्सिटी जाना है, यूनिवर्सिटी से फिर क्लास में जाना है। तो ये हमारे स्टेप्स इसी तरह हम लिखते जा रहे हैं भाई, यहाँ क्या क्या करना है हमें। इसी तरह टू कन्वर्ट द सेल्सियस टू फ़ारेनहाइट टेम्परेचर वाइस वर्सा, हमने क्या करना है, सेल्सियस यानी टेम्परेचर लेना है और फिर उसको फ़ारेनहाइट में तब्दील कर देना है, फिर उसको डिस्प्ले भी कर लेना है। कहता है उसका वाइस वर्सा भी दो, क्योंकि फ़ारेनहाइट में लो, उसको सेल्सियस में तब्दील करो और उसको डिस्प्ले भी कर दो। हम दोनों लिख देते हैं। स्टार्ट किया हमने, नंबर लिया, सेल्सियस टेम्परेचर लिया, इनपुट कराया, यानी कोई वैल्यू ले रहे हैं ना, इसका मतलब इनपुट करा रहे हैं, इनपुट नंबर सेल्सियस। ठीक है, अब हम सेट कर रहे हैं फ़ारेनहाइट को, यानी फ़ारेनहाइट में तब्दील कर रहे हैं, तो उसका फार्मूला लगा रहे हैं, सेल्सियस मल्टीप्लाई बाई 9 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 32, ये होता है सेल्सियस से फ़ारेनहाइट में तब्दील करने का। तो वो सेट हो गया, आउटपुट करा लिया फ़ारेनहाइट को। अब उसने कहा था उसका उलट भी करो, फ़ारेनहाइट लो और सेल्सियस में तब्दील करो। हम इनपुट नंबर फ़ारेनहाइट ले लेते हैं, अब सेल्सियस में तब्दील कर रहे हैं, सेट कर रहे हैं उसको। फ़ारेनहाइट -32, उसका उलट होगा ना, क्योंकि +32 हो रहा था ना, फ़ारेनहाइट -32 मल्टीप्लाई बाई 5/9। ठीक है, यानी 5 से मल्टीप्लाई करना, वहाँ 5 से डिवाइड कर रहे थे, ठीक है, उधर 9 से मल्टीप्लाई कर रहे थे, तो यहाँ 9 से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उसको हमने डिस्प्ले करा दिया, आउटपुट सेल्सियस। ठीक है, तो यहाँ पे भी इसी तरह देखें, फाइंड इवन नंबर इन इंटीजर रेंजिंग फ्रॉम n1 टू n2, हमने क्या लेना है, तो इवन नंबर फाइंड करने हैं, यानी एक हमारी स्टार्टिंग नंबर भी दिया हुआ है और आखिरी लेटेस्ट नंबर भी लेना है हमने, यानी स्टार्ट नंबर भी लेना है, लास्ट नंबर भी लेना, उसके दरमियान जितने भी इवन आ रहे होंगे। ठीक है, वेयर n2 इज ग्रेटर देन 1, यानी अगली जो हमारी लिमिट है वो 1 से क्या होगी, बड़ी होनी चाहिए। स्टार्ट इनपुट नंबर्स n1 एंड n2, इफ
तो हमारा कब तक चलते रहना चाहिए, n1 इज लेस देन n2, जब तक n1 की वैल्यू क्या रहेगी, n2 से छोटी रहेगी। यानी सपोज मैंने कैलकुलेट करना है 1 से लेकर 20 तक, तो n1 की वैल्यू क्या है हमारे पास शुरू में 1 होगी और n2 की वैल्यू क्या होगी, 20 होगी। तो हम यानी इसी तरह चेक करते रहेंगे, फिर n की वैल्यू 2 हो जाएगी, 3 हो जाएगी, 20 तक हमने जाना है। तो उसके दरमियान जितने भी इवन है वो कैलकुलेट करना है। तो हमने कंडीशन लगा ली इफ़ n1 इज लेस देन n2, तो ये चलता रहे, रिपीट होता रहे, ठीक है। अब यहाँ पे इफ़ n1 मॉडुलस ले रहे हैं, रिमाइंडर निकाल रहे हैं, ठीक है। अगर 2 के साथ उसका मॉडुलस लेंगे उस वैल्यू का इक्वल टू 0, यानी अगर बाकी कुछ नहीं बचता, इसका मतलब है वो 2 पे डिवाइड हो जाता है तो इवन है, तो उसका आउटपुट करा लो n1, तो ये शो करा लेना हमने। अब इसी तरह n1 की वैल्यू को बढ़ाना है, क्योंकि अगली वैल्यू को चेक करना है ना, सेट n1 टू n1 प्लस 1। तो अब पहले n1 में n1 था, तो अब 2 को हमने चेक करना है, तो हमारा 2 हो जाएगा, ठीक है। गो टू स्टेप 3, वापस जाना है हमने स्टेप्स के ऊपर, यानी लूप्स लग रही हैं, वापस रिपीट हो रही है, तो हमने स्टेप 3 के ऊपर चले गए, दोबारा चेक करेगा। अभी तक n1 जो है n2 से छोटा है, यानी 20 से छोटा है ना, तो अभी 2 है तो नीचे आ जाएगा। n1 में क्या है 2 डिवाइडेड बाई 2 तो 0 आता है, तो ये डिस्प्ले कर देगा n1 की वैल्यू, यानी 2 डिस्प्ले कर देगा कि ये इवन है, ठीक है। इसी तरह फिर आ जाएगा n1 इज इक्वल टू n1 प्लस 1, तो ये 3 हो जाएगा, वापस कहाँ पे 3 स्टेप के ऊपर। तो ये अभी ये 20 से छोटा है तो दोबारा ये स्टेप होगा, यानी 3 डिवाइडेड बाई 2, नीचे बाकी 0 नहीं बचता, 1 बच जाता है, तो इसको n1 को डिस्प्ले नहीं करेगा, वापस नीचे आ जाएगा n1 की वैल्यू 4 कर देगा। इसी तरह ये स्टेप्स चलते रहेंगे। तो ये हमारा एल्गोरिदम है जो हमारे दो नंबर्स के दरमियान जितने भी इवन आ रहे हैं उसको क्या कर रहा है, डिस्प्ले कर रहा है। अब हम आते हैं जी एफिशिएंसी ऑफ एल्गोरिदम। इनको मैं ख़त्म करके आप लोग को इन प्रोग्राम की एग्जांपल भी दे दूंगा ताकि आप लोग को ये समझ आ जाए कि हमने इन एल्गोरिदम्स के प्रोग्राम कैसे लिखे हुए हैं। देयर कैन बी मोर देन, हमारे जैसे एक प्रॉब्लम के मल्टीपल सोल्यूशन हो सकते हैं। हमने फर्स्ट लेक्चर में देखा कि उसमें से एक बेस्ट सोल्यूशन क्या करते हैं, हम चूज़ करते हैं, ठीक है। अब बेस्ट सोल्यूशन हमें कैसे पता चलेगा कि कौन सा बेस्ट सोल्यूशन है, ठीक है। उसके अंदर हमने एल्गोरिदम की एफिशिएंसी देखनी है, मीन कि जब उसका एल्गोरिदम लिखेंगे तो वो वहाँ से हमें पता चलेगा कि ये एफिशिएंट है, ठीक है, ये अच्छा है, बेस्ट सोल्यूशन है, या ये बेस्ट सोल्यूशन नहीं है। तो हमें दो चीज़ें होती हैं बच्चे, एक एल्गोरिदम की एफिशिएंसी जो होती है, ठीक है, एल्गोरिदम एफिशिएंसी डिपेंड ऑन द अवेलेबिलिटी, जो हमारे पास किसके ऊपर डिपेंड करेगी, दो चीज़ों के ऊपर डिपेंड करेगी। दो मैट्रिसेस हैं इसके मेजर करने के एफिशिएंसी, एक नंबर ऑफ स्टेप्स, एक एल्गोरिदम के जितने नंबर ऑफ स्टेप्स क्या होंगे, कम होंगे, उतना वो एल्गोरिदम अच्छा होगा, एफिशिएंट होगा, ठीक है। क्यों, जितने नंबर ऑफ स्टेप्स कम होंगे उतना हमारे पास कैलकुलेशन में हमारा जो कंपाइल टाइम है या रन टाइम है, उसको एग्जीक्यूट करने का जो टाइम है वो कम लगेगा, ठीक हो गया। नंबर ऑफ स्टेप्स जितने कम होंगे तो उसका एग्जीक्यूशन टाइम या कंपाइल टाइम क्या होगा, कम होगा, यानी टाइम कम लगेगा। अगर हम सीधी सी बात यहाँ पे अभी, क्योंकि मैं आप लोगों को अगर यूनिवर्सिटी का सब्जेक्ट पढ़ा रहा होता डाटा स्ट्रक्चर का, तो मेरा शायद वे कुछ और होता, ठीक है, और मैं आप लोगों को किसी और तरीके से पढ़ा रहा होता। लेकिन अभी क्योंकि हम एक 9th क्लास का सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं और ये बुक, अच्छी बात यही है कि ये चीज़ें आप लोग के आगे जाकर रिपीट होंगी जो हाई लेवल की होंगी। तो नंबर ऑफ स्टेप्स जो है, ठीक है, एक एल्गोरिथम इज कंसीडर्ड मोर एफिशिएंट इफ इट टेक्स लेस नंबर ऑफ स्टेप्स टू रीच द रिजल्ट। एक रिजल्ट कैलकुलेट करने में अगर उसके स्टेप्स कम लेगा, वो कम स्टेप्स होंगे, तो इट्स मीन कि एल्गोरिथम अच्छा है। जितने स्टेप्स कम होंगे, रिमेंबर दैट, मैं आप लोगों को रिपीट करता जा रहा हूँ कि उसका टाइम उतना ही कम लगेगा, कंप्यूटर उसको कैलकुलेट करने में, उसको चलाने में टाइम कम लगाएगा। इसी तरह स्पेस की हम बात करते हैं। जब हम ये जैसे हमने देखा कि वैल्यू स्टोर करा रहे हैं, पीछे हम कह रहे थे सेट n1 n2 n3 जितने भी, या सम प्रोडक्ट, तो ये मेमोरी के अंदर जगह ले रहे हैं। हमारी कंप्यूटर के अंदर जगह होती है जहाँ डाटा स्टोर होता है, जिसे हम मेमोरी कहते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे ये स्टोर हो रहे हैं। तो हम ये कहते हैं कि हमारा एल्गोरिदम जो होना चाहिए वो इस तरह होना चाहिए, एक तो उसके स्टेप्स कम होने चाहिए, ठीक है, और दूसरी बात हम बात करें अब मेमोरी की, तो वो मेमोरी कम से कम ले। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो जो डाटा स्टोर कर रहा है, वो डाटा स्टोर करने की जगह क्या हो, कम हो। मैं आप लोगों को एग्जांपल देता जाऊं कि जैसे फॉर एग्जांपल मैं क्या कर रहा हूं, दो नंबर्स को स्वैप कर रहा हूं। सपोज मेरे पास एक नंबर है ए बी, दो नंबर है, मैं कहता हूं ए वाली वैल्यू बी को मिल जाए, बी वाली वैल्यू ए को मिल जाए। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, हम ये करते हैं एक तीसरा नंबर ले लेते हैं सी, तो मैं पहले ए वाली वैल्यू सी में रख लूँगा, फिर बी वाली वैल्यू किसके अंदर आ जाएगी, ए के अंदर आ जाएगी, ठीक है। फिर
बी के अंदर मैं क्या डाल दूंगा, सी वाली वैल्यू, क्योंकि सी के अंदर कौन सी पड़ी हुई है, ए वाली वैल्यू पड़ी है। तो टोटल मेरे कितने वेरिएबल यूज़ हो रहे हैं, 3। अगर तीनों इंटीजर टाइप्स के हैं तो वो 8 बाइट जगह लेंगे, ठीक है, मेमोरी में जगह लेंगे। मैं इस तरह भी कर सकता हूँ कि मैं उन 2 नंबर्स को लूँ, सिर्फ ए और बी को। तो मेरे पास एक और लॉजिक होती है, वो मैं अभी आप लोगों को डिटेल में नहीं जाना चाह रहा, लेकिन किसी और लॉजिक यूज़ करते मैं तीसरा नंबर ना बनाऊँ, मैं उन्हीं 2 नंबर्स को यूज़ करते हुए सिर्फ उनको आपस में स्वैप करा लूँ। तो इसका मतलब है वो कितनी बाइट लेंगे, 4 बाइट। मेमोरी कितनी लेंगे, वो 4 बाइट लेंगे। तो मेरे यानी स्वैप कराने के 2 तरीके थे, ठीक है। एक ये था कि मैं उसके क्या करा लूँ, तो अलग एक्स्ट्रा एक वेरिएबल लेके उसके अंदर पहले रख लूँ, यानी उनको स्वैप करा लूँ आपस में। दूसरा तरीका ये था, नहीं मैं कोई एक्स्ट्रा वेरिएबल नहीं ले रहा, यानी जगह ज़्यादा नहीं यूज़ कर रहा, उन्हीं कोई और लॉजिक इंप्लीमेंट करते हुए उसको स्वैप करा रहा हूँ। तो इट्स मीन कि मेरी जगह बच रही है। तो मेरा जो एल्गोरिदम है, ठीक है, वो एफिशिएंट होगा अगर वो कम जगह ले रहा होगा मेरे बच्चे। वी हैव ऑब्जर्व्ड इन एल्गोरिदम दैट सम डाटा इज स्टोर्ड इन कंप्यूटर मेमोरी विच इज लेटर यूज टू, ठीक है, गिव द रिजल्ट। एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस, यहाँ से ये स्टार्ट हो रहा है। एन एल्गोरिदम यूजिंग लेस स्पेस इज इन कंप्यूटर मेमोरी इज कंसिडर्ड मोर एफिशिएंट विद रिस्पेक्ट टू मेमोरी स्पेस। स्पेस के लिहाज से वो अच्छा समझा जाता है, सबसे एफिशिएंट होता है अगर वो क्या ले रहा है, कम जगह ले रहा है, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या थी, एल्गोरिदम की एफिशिएंसी हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं कि हमारा कितना एल्गोरिदम अच्छा है। तो एक हमारे पास टर्न नंबर ऑफ स्टेप्स की सूरत में हम देख रहे हैं उसकी एफिशिएंसी, और दूसरा हमारे पास स्पेस की, कि नंबर ऑफ स्टेप्स भी कम होने चाहिए और स्पेस भी वो कम से कम ले, ठीक है। जैसे यहाँ पे देखें एक एग्जांपल दी हुई है कि एक एल्गोरिदम की हम एफिशिएंसी कैसे कैलकुलेट सकते हैं। वी नीड टू कंप्यूट द फॉलोइंग, कि ये हमें सीरीज दी हुई है 1 2 3 4 अप टू 99 तक, हमने इनका सम लेना है। हाउ वी कैन फाइंड द आंसर। तो हमें आंसर फाइंड करने के लिए हमारे पास मुख्तलिफ तरीके हैं। एक पहला तरीका ये है कि हम इन नंबर्स को, ठीक है, जैसे वन सोल्यूशन इज स्टार्ट एडिंग नंबर्स फ्रॉम बिगिनिंग, शुरू से स्टार्ट करें। जैसे 1 + 2 करें, 3 आ जाएगा, 3 को फिर 3 में ऐड करें, हमारे पास क्या आ जाएगा, 6 आ जाएगा, फिर 6 को 4 में ऐड करें, इस तरह सो ऑन चलते जाएं। एक दूसरा तरीका ये है हम इनके जोड़े बना लें, पहला नंबर और आखिरी नंबर का, फिर दूसरा नंबर और सेकंड लास्ट का, इसी तरह फिर तीसरा नंबर और थर्ड लास्ट का, ये जोड़े बनाते जा रहे हैं, पेयर बनाते जा रहे हैं। अब हर एक का आंसर मेरे पास देखिए क्या आ रहा होगा, 100 आ रहा होगा। 99 + 1 100, 98 + 2 100, 97 + 3 100। अब मैं क्या करूं, इन पेयर्स को गिन लूं कि ये मेरे पेयर्स कितने हैं और उनको 100 से मल्टीप्लाई कर लूं, क्योंकि सबका आंसर क्या आ रहा है, 100 आ रहा है, ठीक है। और फिर इसके अंदर मैं 50 ऐड कर लूं, क्योंकि 50 जो हमारे पास होगा, अगर मैं इसी सीरीज के अंदर देखता हूं तो उसका पेयर किसी के साथ नहीं बनेगा, ठीक है, क्योंकि हमारे पास जब हम वहाँ पे पेयर बनाएंगे, जो पेयर बन रहा होगा 49, ठीक है, और 51 का बन रहा होगा, तो 50 दरमियान में बच जाएगा। तो जो रिजल्ट आएगा, यानी 100 से मल्टीप्लाई करें तो 50 ऐड कर दूँ, इस तरह भी कैलकुलेशन हो सकती है, ठीक है, जो कि उससे ज़्यादा एफिशिएंट है। अब आ जाते हैं इसके बाद, अनदर सोल्यूशन इज टू यूज़ फार्मूला। अगर हम एक फार्मूला यूज़ कर लें, जब हमारी इस तरह सीरीज आ रही है तो सीरीज का फार्मूला होता है n × n + 1। n मतलब है कि हमारे पास इसके अंदर n लास्ट टर्म होती है जो लेटेस्ट है, जैसे यहाँ पे 99 आपको नजर आ रहा है, ठीक है। सो द सोल्यूशन इज जस्ट टू सॉल्व 99 + 1 / 2, तो ये भी रिजल्ट आ जाएगा। ये इसका और तरीका है, इसके अंदर स्टेप्स भी सबसे कम है, ठीक है। तो ये हमारे पास डिफरेंट अप्रोचेज हैं एक प्रॉब्लम को क्या करने के लिए, सॉल्व करने के लिए। तो हम इसी के मुताबिक हम देखते हैं कि कौन सा एल्गोरिदम हमारा एफिशिएंट है, जो मेमोरी क्या ले रहा है, कम से कम ले रहा है। तो मुझे यहाँ तक लग रहा है, ठीक है, ये जो मेरे पास है, ठीक है, ये लास्ट वन, ये मेरी एफिशिएंट अप्रोच है कि इसके ज़रिए मैं कर सकता हूँ। तो मैं यही एल्गोरिदम क्या करूँगा, आगे यूज़ करूँगा, ठीक है। इसी तरह अब हमारा जो नेक्स्ट स्टेप है, लास्ट, डिफरेंस बिटवीन एन एल्गोरिदम एंड फ्लो चार्ट। एक एल्गोरिदम और फ्लो चार्ट के अंदर क्या डिफरेंस है, ठीक है। हमारे पास जैसे हम पहले पढ़ चुके हैं, मैंने आप लोगों को बताया था कि एल्गोरिदम हमारे ये सेट ऑफ स्टेप्स हैं, जो हम स्टेप्स लिख रहे हैं, जो अभी हम पढ़ के आ रहे हैं, ठीक है। अगर हम इनको फॉलो करें, हम अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। अगर हम इन्हीं को, इसी एल्गोरिदम को पिक्चर की फॉर्म में ले जाते हैं, तो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एन एल्गोरिदम इज कॉल्ड फ्लो चार्ट। तो हम इस एल्गोरिदम को जब हम तस्वीरों की सूरत में ज़ाहिर कर लेंगे तो हमारा क्या कहलाएगा, फ्लो चार्ट। जैसे स्टार्ट के लिए हमने ओवल शेप यूज़ की थी और उसके अंदर स्टार्ट लिख दिया था। जहाँ इनपुट ले रहे हैं वहाँ हमने इनपुट के लिए पैरेललोग्राम यूज़ की थी, मतवाज़िल इजला शेप वो लगा देते हैं, तो वो हमारा फ्लो चार्ट बन जाता है, ठीक है। तो इनका बेसिकली जो फ्लो चार्ट है, ठीक है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ प्रोसेसेस टू सॉल्व द प्रॉब्लम। और एल्गोरिदम हमारे पास क्या है, जो हमारे सेम स्टेप्स हम ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल लैंग्वेज के अंदर या सिंपल लैंग्वेज के अंदर लिख रहे हैं, तो हमारा क्या है, एल्गोरिदम है।
अब एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट के क्या फ़ायदे हैं और उसके डिसएडवांटेजेस क्या हैं, ठीक है। इसी तरह हम अगले उस पर देखेंगे कि हमारे एल्गोरिथम के क्या क्या फ़ायदे हैं और डिसएडवांटेजेस हैं। एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट, ये आपको शार्ट क्वेश्चन बनता होता है, राइट ऑन द एडवांटेजेस ऑफ फ्लो चार्ट। ईजी टू ड्रा, इनको ड्रा करना आसान है। ईजी टू अंडरस्टैंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, इससे हमारे प्रॉब्लम को सॉल्विंग को समझना आसान हो जाता है। ईजी टू आइडेंटिफाई एरर्स, एरर ढूंढना क्या है, अगर उसके अंदर कोई एरर हैं तो उन एरर ढूंढना आसान हो जाता है, जल्दी ईजिली हम फाइंड कर सकते हैं। ईजी टू ऑब्जर्व फ्लो फ्रॉम वन स्टेप टू अदर स्टेप, एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर जाना हमारे लिए क्या होता है, आसान होता है, क्योंकि हमें स्टेप्स का पता चल रहा होता है। इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, मोर टाइम रिक्वायर्ड टू ड्रा द फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट ड्रा करने के लिए हमारे पास क्या रहता है, ज़्यादा टाइम चाहिए होता है, ठीक है। यहाँ पे मॉडिफाइंग अ फ्लो चार्ट इज़ नॉट वेरी ईजी एवरी टाइम, हर दफ़ा इसको मॉडिफाई करना इतना आसान नहीं है। इट इज़ नॉट सूटेबल फॉर वेरी लार्ज प्रॉब्लम, बड़ी प्रॉब्लम्स के लिए ये इतना ज़्यादा सूटेबल नहीं है कि हम उसके क्या बनाएं, फ्लो चार्ट बनाएं। तो फ्लो चार्ट मोस्ट में आपको फिर एक बार कंसेप्ट क्लियर करता जाऊँ, समटाइम प्रोग्रामर डिड नॉट, ठीक है, ड्रा द फ्लो चार्ट, वो फ्लो चार्ट ड्रा नहीं करते, क्या करते हैं, सिर्फ एल्गोरिथम राइट करते हैं और प्रोग्राम की तरफ चले जाते हैं। लेकिन ठीक है, एल्गोरिथम इज़ कंपल्सरी फॉर राइटिंग द प्रोग्राम राइट करने के लिए एल्गोरिथम कंपल्सरी होता है, हमने बनाना होता है। अब यहाँ पे देखेंगे डिफरेंस बिटवीन, यहाँ पे एडवांटेजेस ऑफ एल्गोरिथम, इजी टू राइट, आसान है इसको लिखना। टेक्निक्स टू राइट एन एल्गोरिथम आर इजी टू अंडरस्टैंड, जो एल्गोरिथम को लिखने की टेक्निक है वो आसानी से समझ आने वाली हैं, जो कि अभी आप लोग को समझ आ गई होंगी। और मुझे उम्मीद है कि मेरे ये प्यारे प्यारे बच्चे आज के लेक्चर के बाद अगर उनको किसी चीज़ का एल्गोरिथम लिखने के लिए कहा जाए तो एल्गोरिथम लिख लेंगे ना, चलेंगे, दैट्स गुड। डिसएडवांटेजेस ऑफ एन एल्गोरिथम, तो एक एल्गोरिथम के क्या क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। मॉडिफाइंग एन एग्जिस्टिंग एल्गोरिथम इज़ नॉट वेरी इजी एवरी टाइम, जो अगर हमारे पास कोई पहले से एल्गोरिथम मौजूद है उसके अंदर कोई तब्दीली लानी है तो वो थोड़ा सा हमारे लिए क्या होगा, मुश्किल है, ठीक है, उसके ऊपर टाइम थोड़ा ज़्यादा लगता है। शोइंग द फ्लो फ्राम वन स्टेप टू अदर इज़ नॉट वेरी इजी, यानी जैसे हमारे फ्लो चार्ट के अंदर एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर जाना हमारी फ्लो लाइन से पता चल रहा होता है कि पहला स्टेप है, ये दूसरा स्टेप है, ये तीसरा स्टेप है। यहाँ हम उस तरह नहीं शो कर रहे होते, इसलिए हमारे एक स्टेप से दूसरे स्टेप के ऊपर फ्लो को शो करना थोड़ा सा मुश्किल है। यूजेज ऑफ गो टू मेक्स इट डिफ़िकल्ट टू आइडेंटिफाई द एरर, अगर जो गो टू स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हैं, पिछले स्टेप के ऊपर जा रहे हैं, तो हमारे लिए एरर को ढूंढना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, ठीक है, हमारे लिए अंडरस्टैंडेबल नहीं होता, ठीक है। ये चीज़ कुछ, हर चीज़ के कुछ फ़ायदे होते हैं, कुछ नुकसान होते हैं, तो ये बात मेरी एक याद रखिएगा। मेरी एक कोटेशन है, मैं अक्सर अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाते हुए ये कहता होता हूँ, कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट अ साइंस, इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ, कि कंप्यूटर साइंस एक साइंस नहीं है। हालांकि आप लोग पढ़ रहे हैं कि ये कंप्यूटर साइंस का सब्जेक्ट पढ़ रहे हो, मैं आप लोगों को अगली बात कर रहा हूँ प्रैक्टिकल लाइफ की। कंप्यूटर साइंस इज़ नॉट अ साइंस, कि ये एक साइंस नहीं है, इज़ एन आर्ट, ये एक आर्ट है, ये एक फ़न है। अब किस चीज़ का फ़न है, एन आर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ, कुर्बानी देने का। दो चीज़ों के दरमियान हमें एक चीज़ की क्या देनी पड़ती है, कुर्बानी देनी पड़ती है। जैसे मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हर चीज़ के फ़ायदे भी होते हैं और हर चीज़ के नुकसान भी होते हैं, तो हम उन चीज़ों में से देखना होता है कि अगर हम उसको छोड़ दे, अडॉप्ट करते हैं तो हमें कितना फ़ायदा हो जाएगा, अगर हमें उसको अडॉप्ट नहीं करते, छोड़ते हैं तो कितना नुकसान होगा। अगर हमारा फ़ायदा ज़्यादा है तो हम, ठीक है, तो उसको अडॉप्ट कर लेंगे, अगर हमारा नुकसान ज़्यादा हो रहा है उसको अडॉप्ट करने में तो उसको छोड़ देंगे। तो एक चीज़ को, इसे कहते हैं ट्रेड ऑफ, कि एक चीज़ कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए अगर हमारा कुछ पाने के लिए अगर कुछ खो रहे हैं तो हमेशा हर बंदा अपना फ़ायदा ही सोचता है कि कुछ ज़्यादा ही, तो यही एक फ़न है कि हमें किस चीज़ को छोड़ना है और किस चीज़ को अडॉप्ट करना है। तो इसलिए मैं कहता हूँ कंप्यूटर साइंस इज़ एन आर्ट ऑफ ट्रेड ऑफ। तो ये मेरे बच्चे होप सो आप लोग को समझ आ चुकी होगी कि एल्गोरिथम क्या होते हैं, एल्गोरिथम के बारे में अच्छी तरह समझ चुके होंगे, और आप लोग इसकी प्रैक्टिस कीजिएगा। आप कागज़, ठीक है, कापी पेन उठाएं, रजिस्टर उठाएं, कोई रियल लाइफ की एग्जांपल लें, उसका खुद एल्गोरिथम लिखें, और फिर अपने जो आप लोग का क्लास टीचर होगा उससे वेरीफाई कराएं कि सर मेरी ये प्रॉब्लम थी, मैंने इसका ये एल्गोरिथम लिखा, क्या ये एल्गोरिथम ठीक है या गलत है, ठीक है। जीते रहें, खुश रहें, आबाद रहें, कि हमारा आप लोग इस अपना लेक्चर का फीडबैक देना मत भूलिएगा कि आप लोग को कितना समझ आया, कितना नहीं आया। कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। अगर आप लोगों ने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया इस चैनल को तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनका भी फ़ायदा हो।